नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। और आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेशर बेल्ट के बारे में, राइट? याद आ रहा है आपको? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर बेल्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ विंड। यानी आज की क्लास में आप पढ़ोगे किसके बारे में? पवनों के बारे में आप डिस्कस करोगे। काफी लोगों की स्क्रीन पर कमेंट आ चुके हैं, जिनके कमेंट आए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की। मैं इसको ब्लैक कर लूं। अब सही है या पहले ज्यादा सही था? अब सही है। दर्द हो रहा है यार एक हाथ में। हाँ जी, क्या हुआ? हेडिंग डालो विंड। हिंदी में इसी को कहा जाता है पवन। पहले तो हमें ये समझना है कि जो विंड होती है ये विंड क्या होती है, या फिर हम बात करेंगे पवन होती है तो क्या होती है ना? बात को बहुत ध्यान से समझना। पहले आपको ये सिखाते हैं हवा बनती कैसे है। हवा बनती कैसे? जैसे मानकर चलो कोई ये स्थान है, तो यहां पे क्या है? ये गैसेज हैं। यहां पे क्या है? वायुमंडल में ये बहुत सारी गैस भरी हुई है, ठीक है? इस वाले स्थान का टेम्परेचर बढ़ता है when the temperature of this region increase, okay, so the air of this region start rise up। भाई यहां की हवा क्या करेगी? सॉरी, यहां पे ध्यान से सुनना। जब इस स्थान का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर जो गैस होगी वो गैस क्या करेगी? यहां से ऊपर उठ जाएगी, राइट? तो यहां गैस की मात्रा कम हो गई। गैस की मात्रा कम मतलब प्रेशर कम, और यहां गैस की मात्रा है बहुत ज्यादा। तो अब यहां की गैस क्या करेंगे? इस स्थान को भरने के लिए आगे बढ़ेंगी। तो इसको क्या कहा जाएगा फिर? तो आपका आंसर होगा, ये जो मूवमेंट हुआ गैसों का कहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसी को कहा जाएगा वायु। याद रखना, जब तक वायुदाब में परिवर्तन नहीं होगा तब तक, जब तक वायुदाब में परिवर्तन नहीं होगा तब तक वायु का निर्माण नहीं हो सकता। और वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्लियर है यहां तक? अब जो ये वायु चलती है, इस वायु का या हवा का कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती है। जब यही वायु यूं सीधे सीधे चलती है तो तब इसको पवन कहा जाता है, लेकिन जब ये ऊपर उठना शुरू कर देती है तब इसको वायु धारा कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा, विंड की डेफिनेशन क्या होगी? देखो मैं लिखता हूं यहां पे, विंड है क्या? तो आंसर होगा सर आपका, विंड जो है ये है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। horizontal movement of air called wind। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? क्षैतिज रूप से वायु की गति क्या कहलाती है सर? वायु की गति पवन कहलाती है। और ये किधर से किधर चलती है? विंड मूव ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट?
Now question arises that how many types of wind blow on earth surface? प्रश्न ये उठता है कि हमारी पृथ्वी की सतह पर कितने प्रकार की पवनें चलती हैं। तो दिशा, बहने की दिशा के आधार पर पवनों को तीन भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक तो होता है स्थायी पवन, एक होता है अस्थायी पवन और एक होता है स्थानीय पवन, है ना। मैं अगर बात करूंगा पवनों के प्रकार की, तो देखो ध्यान से, तीन प्रकार की पवन होती है। कौन कौन सी होती है? पहली जो पवन है उसको कहा जाता है सर परमानेंट विंड। दूसरे प्रकार की जो होती है इसको कहा जाता है टेम्परेरी विंड। तीसरा जो प्रकार होता है इसको कहा जाता है लोकल विंड। परमानेंट विंड का मतलब होता है स्थायी पवन, टेम्परेरी विंड का मतलब होता है अस्थायी पवन, लोकल विंड का मतलब होता है स्थानीय पवन। तीन प्रकार की पवनें होती हैं। बात क्लियर है? अंतर क्या है इसका, तीनों की डेफिनेशन का? जो स्थायी पवन होगी इनकी दिशा बदलेगी, तो आपका आंसर होगा इनकी दिशा नहीं बदलती है। जो अस्थायी पवन होती है इनकी दिशा बदलती है, इनकी दिशा बदलती है। दिशा मौसम के अनुसार, दिशा मौसम के अनुसार बदलती है। और लास्ट होगा स्थानीय पवन। ये कहां चलती हैं? तो आपका आंसर होगा ये जो पवन होती हैं ये चलती हैं सर निश्चित क्षेत्र में। बराबर है? एक एक करके अब इन्हीं को हमें डिटेल में समझना है। पहले ये वाला पॉइंट नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि परमानेंट विंड जो होती है इसकी क्या खासियत होती है और कहां से कहां चलती है। मजा आ रहा है पढ़ने में? पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो। पढ़ाई बहुत जरूरी है जीवन के जीने के लिए। हिंदी में बताओ, हिंदी में। भाई गधे, हिंदी में बता तो रहा हूं, या इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट है तो बता क्या करूं? और मैं कह दूंगा तो मुंह बन जाएगा तेरा भी। नुक्कड़ वाली कोचिंग थोड़ी है जहां केवल हिंदी हिंदी के स्टूडेंट है। हमारे पास तो हर तरह का स्टूडेंट होता है। तो भाई साहब मजबूरी होती है हमारी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना। जब मैं भी वहां लोकल एरिया में पढ़ाता था, अपने जहां मैं रहता था होम टाउन में, तो वहां हम कभी इंग्लिश का यूज नहीं करते थे क्योंकि स्टूडेंट ही सारे हिंदी वाले होते थे। अब समस्या ये कि हमारे पास तो सारे हर तरह के स्टूडेंट हैं, तो हम भी तो मैनेज कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत मैनेज करो। हो गया? आगे बढ़ जाऊं अब? नितिन भाई मैं लिख रहा हूं हर वर्ड, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, समझने की कोशिश कर। परमानेंट विंड में मैंने क्या बताया? इनकी दिशा बदलती है। आंसर क्या होगा? इनकी दिशा नहीं बदलती है, पूरे साल एक ही दिशा में बहती है। इनको फर्दर तीन भागों में बांट दिया जाता है, जिनमें सबसे पहले आती है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन या इन्हीं को कहा जाता है ट्रेड विंड। व्यापारिक पवन या इसको कहा जाता है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये विंड कहां चलती है? तो पहला पॉइंट होगा यह पवनें कहां चलेंगी सर? यह पवनें 35 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चलती है। हेलो, हाँ जी बताइए।
ये पवने 35 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चलती है। बात क्लियर है यहां तक? अब आगे अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से समझना, जो ये ट्रेड विंड होती है, यहां पे ट्रेड का मतलब क्या है? यहां पे ट्रेड का जो मीनिंग है, ट्रेड का मीनिंग है फिक्स ट्रैक। ओके, आगे बात समझ में? फिक्स ट्रैक को हिंदी में कहा जाता है ट्रेड का मतलब होता है निश्चित मार्ग। ठीक है ना, निश्चित मार्ग। तो ये निश्चित मार्ग पर चलती है ये पवने हमेशा। बात क्लियर है यहां तक? आगे अगर मैं बात करूंगा ट्रेड विंड की, तो इनमें और क्या खासियत होती है? इनकी डायरेक्शन इनकी होती क्या है? इनकी डायरेक्शन होती है सर, ये चलना शुरू करती है नॉर्थ, मतलब दोनों हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन जो होती है ना, यहां से तो यूं चलती है ये, और सदन से फिर यूं चलती है सदन हेमिस्फीयर में। तो अगर मैं देखूंगा उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, और अगर मैं देखूंगा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी, तो ध्यान से सुनना, नदर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट से किधर होती है सर? साउथ ईस्ट होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में किधर होती है सर? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट होती है ना? ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये पवनें किधर प्रभावी होती हैं? ये पवनें हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में प्रभावी होती हैं। यानी कि ये पूर्वी दिशा में क्या होती है? ये पवनें पूर्वी दिशा में प्रभावी होती हैं। इन पवनों के कारण पूर्वी दिशा में ही क्या होगा? वर्षा होती है। बात क्लियर है? ट्रेड विंड के बाद फिर एक नेक्स्ट विंड आती है जिसको कहा जाता है, सेकंड टाइप में आप लिख सकते हो वेस्टर्लीज विंड। हिंदी में इसी को कहा जाता है पछुआ पवन। हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है? पछुआ पवन कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, पछुआ पवन की अगर हम बात करेंगे तो पछुआ पवन की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये विंड चलती है सर 35 डिग्री से, कहां? ये चलना शुरू करती है 65 डिग्री की ओर। राइट, 35 डिग्री से 65 डिग्री की ओर, और ये वेस्ट साइड में इफेक्टिव होती है। वेस्ट साइड इनकी कैसी होती है? इफेक्टिव होती है। राइट, यानी कि ये पश्चिमी दिशा में प्रभावी होती है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है। तो जब ये दक्षिणी गोलार्ध में चलना शुरू करती हैं तो इनकी गति बढ़ जाती है, और गति बढ़ने पर ध्यान से सुनना, इनकी जब गति बढ़ जाती है तो इनकी गति बढ़ने पर ये आवाजें उत्पन्न करती हैं। जैसे हवा चलती है तो कभी कभी आपने सुना होगा ऐसे साए साए की आवाज आती है, सेम ऐसे ही ये कुछ अलग तरीके की आवाज उत्पन्न करती है ना? मैं लिख देता हूं यहां पे, जब इनकी गति बढ़ती है तो गति बढ़ने पर ये क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है। जब इनकी गति बढ़ती है तो ये क्या करती है सर? आवाज उत्पन्न करती है। और जो ये आवाज उत्पन्न करती है, इसी आवाज को 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। 40 डिग्री पर कहा जाता है रोरिंग, 50 डिग्री पर कहा जाता है फ्यूरियस, 60 डिग्री पर कहा जाता है श्रीकिंग। इसके मतलब क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 40 डिग्री पर कहा जाता है इसको दहाड़ता चालीसा,
50 डिग्री पर कहा जाता है इसको प्रचंड पचासा। 60 डिग्री पर कहा जाता है इसको चीखता साठा। यानी ये पवनें अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। नोट कर दो इसको, जल्दी से नोट कर दो। हो गया? इधर का तो नोट हो गया होगा। तीसरे टाइप को और समझ लो। ये क्लास कितने बजे तक है हेमंत? तीसरा टाइप होता है इसी में ईस्टर्लीज पोलर विंड। इसको कहा जाता है ध्रुवीय पूर्वा पवन। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से समझना, ये 90 डिग्री से चलना शुरू करती हैं 65 डिग्री की ओर। आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसी पवनें हैं? ये ध्रुवों से चलना शुरू कर रही हैं, तो ये होती है कोल्ड विंड्स। ये ठंडी पवन होती है। ये किस दिशा में प्रभावी होती है? तो आप कह सकते हो ये पवनें भी पूर्वी दिशा में प्रभावी होती हैं। पूर्वी दिशा में प्रभावी होती है ना? नोट कर दो, परमानेंट विंड होगी कंप्लीट। पूर्वा पवन तो ट्रेड विंड को कहा जाता है। 30 डिग्री पर आवाज उत्पन्न नहीं होती, 40, 50 और 60 डिग्री पर ही आवाज उत्पन्न होती है। 50 डिग्री के आगे लिखा हुआ है फ्यूरियस, प्रचंड पचासा। दहाड़ता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये आवाज उत्पन्न होती है। नोट करो जल्दी से। थोड़ा सा टफ चैप्टर है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि इसके अलावा फिर कुछ नहीं है ज्योग्राफी में। बाकी सब तो बड़े आराम से हो जाएगा। सर आपका बुक कब आएगा? देखते हैं भाई कब तक आ जाए। अभी एग्जाम होने दो, क्योंकि यूपी में वैसे भी फिलहाल में मुझे नहीं लगता एग्जाम होगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। हो गया यहां तक? आगे बढ़ जाएं? चलो अब देखो ध्यान से, टेम्परेरी विंड। टेम्परेरी विंड को कहा जाता है अस्थायी पवन। अस्थायी पवन की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इनकी डायरेक्शन चेंज होती है या नहीं? तो आप क्या लिखोगे? डायरेक्शन नॉट चेंज, है ना? डायरेक्शन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन, है ना? डायरेक्शन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन। इनमें क्या नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा इनकी दिशा ऋतुओं के अनुसार इनकी जो दिशा है ऋतुओं के अनुसार बदलती है, ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलती है। ठीक है, इनकी जो दिशा है वो ऋतुओं के अनुसार बदलती है। आपका आंसर होगा ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलती है।
डायरेक्शन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन। एग्जाम्पल से समझो, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको एक बात पूछता हूं, आपको रिप्लाई करना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे ये पानी भरा हुआ है, आगे बात समझ में? तो स्थल की एक विशेषता होती है, ये जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ही गर्म होता है। अब मानकर चलो दिन का समय है। कब है सर? दिन की बात है। तो दिन के समय स्थल कैसा होगा? स्थल का तापमान कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। पानी का कैसा होगा? थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पानी धीरे 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 गर्म हो रहा होगा। दाब का उल्टा रिलेशन होता है। अगर यहां टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, और जहां टेम्परेचर ज्यादा सॉरी कम तो प्रेशर ज्यादा। हाँ या ना? तो अब बताओ मुझे, हवाएं किधर से किधर चलेंगी? जो हवाएं होंगी वो किधर से किधर चलेंगी? मैं लिख रहा हूं इसको, ये है समुद्र, और मैं लिख रहा हूं ये है स्थल। तो बताओ हवाएं किधर से किधर चलेंगी? स्थल से समुद्र की ओर या समुद्र से स्थल की ओर? कमेंट करो जल्दी से। हवाएं किधर से किधर चलेगी? मेरे प्रश्न का उत्तर देना है आपको जल्दी से। हवाएं किधर से किधर चलेंगी? सी टू लैंड या लैंड टू सी? किधर से किधर चलेंगी? अरे सिंपल सी बात है, हवाएं हमेशा उच्च दाब से चलती है निम्न दाब की ओर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर? जो विंड है वो चलना शुरू करेंगे ऐसे ही, समुद्र के ऊपर से जाएंगे और ये आगे ले जाएंगे। राइट? कहां से चलना शुरू किया इन्होंने? स्थल से। तो इनको कहा जाएगा स्थल समीर। इनको कहा जाएगा लैंड ब्रिज। कुछ समझ आया क्या खेल हो गया यहां पे? मैं लिखता हूं, दिन के समय समुद्र पर, दिन के समय समुद्र पर उच्च दाब तथा स्थल पर निम्न दाब होता है ना? फिर क्या होगा? अतः समुद्र समीर बनती है। सिंपल सा है। अब बात कर लेते हैं नाइट की। नाइट में जस्ट अपोजिट होगा या नहीं होगा? अगर नाइट की आपसे बात की जाती है तो नाइट में क्या होगा सर? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। प्रेशर ऑफ ओशियन या सी लो एंड प्रेशर ऑफ लैंड, प्रेशर ऑफ नहीं प्रेशर ऑन करना, प्रेशर ऑन सी एंड प्रेशर ऑन लैंड हाई। अपोजिट होगा ना भाई। यहां पे समुद्र पर दाब कैसा होगा? समुद्र पर दाब कम, और स्थल पर दाब कैसा होगा? तो स्थल पर दाब होगा अधिक। तो इस सिचुएशन में क्या होगा सर? जस्ट अपोजिट इसके। हवाएं किधर चलेंगी? हाई टू लो, यानी स्थल से समुद्र की ओर। तो विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, यानी कि पवने किधर चलेंगी? तो आंसर होगा आपका पवने
स्थल से, पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्या कहा जाएगा सर इनको? इनको कहा जाएगा लैंड ब्रिज। इनको कहा जाएगा स्थल समीर। नोट करो। अच्छा, मैंने डेफिनेशन में इनकी दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलती है, इसको कहा जाएगा सी ब्रिज। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब ठीक है, अब ठीक है। थैंक यू करेक्शन कराने के लिए। अब नोट कर दो जल्दी से। हाँ जी, नोट हो गया। आगे बढ़ जाएं। दोबारा सुन लो, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हमने इसमें। टेम्परेरी विंड जो होंगी, इनकी डायरेक्शन जो है वो ऋतुओं के अनुसार चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन, इनकी दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलती है, ये होना चाहिए था। अब आप थर्ड टाइप हेडिंग डालो, लोकल विंड। स्थायी पवन। अगर हम बात करेंगे लोकल विंड्स की तो ध्यान से सुनना। डेफिनेशन में पहले ही बता चुका हूं कि ये जो पवनें हैं ये निश्चित दिशा में ही चलती हैं या निश्चित क्षेत्र पर ही चलती हैं। बात क्लियर है यहां तक? ये जो पवनें हैं निश्चित क्षेत्र पर ही चलती हैं। तो लोकल विंड्स जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है गर्म और एक होती है कोल्ड। ठंडी और गर्म दो प्रकार की होती है। अभी हम लोगों को डिस्कस करना है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज गर्म पवनों को, उसके बाद आएंगे हम ठंडी पवनों पे। ओके, तो देखो ध्यान से, गर्म पवनों के बारे में बात करते हैं। गर्म पवनों की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले एक विंड है उसको समझते हैं, जिसका नाम है, क्या आंसर होगा आपका? इस विंड का नाम है सिरोको। इसका नाम है सर सिरोको विंड। इस विंड का नाम क्या है? तो आंसर होगा सिरोको विंड। देखो ध्यान से,
सर बहुत ध्यान से समझना, यहां पे क्या है, यहां पर है सहारा डेजर्ट, बराबर है। ये क्या है, ये है भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी है। और वहीं अगर मैं बात करूंगा इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहां पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे, तो यहां पड़ता है इटली। राइट। अब जो ये विंड है कौन सी, सिरोको विंड, ये किधर से किधर चलती है, सहारा डेजर्ट से ये यूं ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है। आगे बात समझ में, सहारा डेजर्ट से यूं ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है कौन सी विंड, सिरोको विंड। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। सिरोको विंड जो है ये सहारा मरुस्थल से चलना शुरू करती है और किधर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं, सिरोको विंड में मैं लिखता हूं इस पॉइंट को, it blow from Sahara, Sahara to upward, राइट। ये कहां से चलती है, तो आपका आंसर होगा ये सहारा से ऊपर की ओर चलती है। अब देखो बहुत ध्यान से, मैंने कहा कहां से चलना शुरू करती है, ये सहारा से कहां जाती है सर, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद कहां पहुंचती है सर, ये फिर पहुंच जाती है सर ये इटली में। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, सहारा से ये क्या उठाती है, तो आंसर होगा धूल कण। भूमध्य सागर से क्या उठाती है, ये जलवाष्प। और दोनों को मिलाकर इटली में जब वर्षा करती है ना, तो इटली में खूनी वर्षा होती है। खूनी वर्षा का मतलब लाल धूल के कण जो होते हैं ये बरस रहे होते हैं, कहां पे, इटली में। तो ऐसा लगता है खून बरस रहा है क्या, समझ रहे हो ना, ऐसा लगता है क्या खून बरस रहा है क्या, क्योंकि धूल के कण गिर रहे होते हैं उस टाइम पर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अच्छा चलो ये बताओ, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ये बताओ कि खूनी वर्षा कहां होती है, तो तुरंत आप क्या बताओगे, इटली में होती है। खूनी वर्षा में क्या होता है, धूल के कण होते हैं लाल रंग के, वो पानी के साथ बरसना शुरू कर देते हैं। बात समझ रहे हो ना इतनी। कौन सी पवन है जो खूनी वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, सिरोको विंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड रेनफॉल। ओके चलो, अब जो ये खूनी वर्षा है, इटली जाना जाता है अंगूर उत्पादन के लिए। तो ये खूनी वर्षा क्या करती है, ध्यान से समझना, जो अंगूर की फसल है ना, ये क्या कर देती है सर, ये अंगूर की फसल को नष्ट करती है। ये अंगूर की फसल को बर्बाद कर देती है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप जल्दी से उसका रिप्लाई करना। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये विंड यहां पर रेनफॉल कराएगी, इस वाले रीजन में, क्या ये विंड यहां पर रेनफॉल कराएगी, क्या इस पवन के कारण यहां वर्षा होगी, हां या ना, वर्षा होगी हां या ना। अरे बोलो, कहां कहां और बहती है ये, कहां कहां ये वर्षा कराएगी, नहीं कराएगी। अरे गधों, कहां से वर्षा करा देगी, यहां पे
जलवाष्प तो यहां से उठा रही है ना, तो आगे तो कराएगी, पीछे कैसे करा देगी? क्या इतना भी तुम्हें नहीं पता कि बारिश होने के लिए जलवाष्प की मात्रा का होना जरूरी है? और जलवाष्प आगे जाके मिल रहा है तो पीछे कहां से वर्षा करा देगी? ये 3 देश हैं जिन देशों में वर्षा नहीं कराती है, मिस्र, लीबिया और ट्यूनिशिया। अब ध्यान से सुनो अगली बात। मिस्र जो है, मिस्र में इसको क्या कहा जाता है? मिस्र में इसको कहा जाता है खमसिन। लीबिया में क्या कहा जाता है इसको? गिबली। लीबिया में क्या कहा जाता है इसको? गिबली। और ट्यूनिशिया में क्या कहा जाता है इसको? ट्यूनिशिया में इसको कहा जाता है चिली। बस एक साथ कितनी पवने समझा दी आपको? 1 2 3 4, 4 पवने समझा दी एक साथ। ओके, अब 5वीं पवन समझो। 5वीं पवन का नाम है हरमट्टन। ठीक है ना? 5वीं पवन कौन सी है? हरमट्टन। हरमट्टन जो है ये कहां से कहां चलती है? ये चलती है सर सहारा मरुस्थल से इधर की ओर, यूं चलती है। ये चलती है सहारा से गिनी की ओर। ये क्या करती है सर? ये उमस को कम करती है, सफोकेशन को कम करती है, उमस कम और वर्षा कराती है। तो यहां पर बीमारी फैल रही होती है, उस बीमारी में निजात मिलती है। इसी वजह से इसको कहा जाता है डॉक्टर पवन। इसको कहा जाता है डॉक्टर पवन। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डॉक्टर पवन। नोट कर दो। नोट करो। 5 पवने एक साथ समझा दिया आपको। आगे बढ़ जाए? आप सीधा सीधा इतना याद कर लो, सिरोको कहां चलती है? इटली में चलती है। मिस्र में कौन सी चलती है? खमसिन। लीबिया में कौन सी चलती है? गिवली। ट्यूनिशिया में कौन सी चलती है? चिली। ये पवन है और ये देश है। हो गया। लोकल का हिंदी होता है स्थानीय। अच्छा, स्थाई लिख दिया मैंने, इसलिए कह रहा होगा। पता नहीं क्या हो रहा है, आज गलती हो रही है। स्थानीय। हो गया यहां तक? एक विंड है जिसका नाम है चिनूक। चिनूक का जो मीनिंग है वो क्या है? चिनूक का मीनिंग होता है
स्नो ईटर। बर्फ को खाने वाली हवा। बर्फ को खाने से क्या मतलब है? ये केशव नाम से कमेंट आ रहे हैं, उसको हटा के ब्लॉक मारना। गधे बावला बावला है क्या? भांग वांग पी के आया है क्या? कर लिया मतलब पूरी स्क्रीन पे बाय गुड बाय हो गया। पागल वागल है क्या? दिमाग में कमी वमी है? बर्फ को खाने का मतलब क्या है यहां पे? इस विंड के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ पिघल जाती है। और जब बर्फ पिघल जाती है ना, जब बर्फ पिघल जाती है तो फिर क्या होता है? हरी घास उगना शुरू। ग्रीन ग्रास स्प्राउटेड। इसको भी हटा, साहेब सुशील नाम से जो कमेंटर, इसको भी ब्लॉक मार। पता नहीं कहां से यार, मतलब ऐसा होता है ना, चुन चुन के गधे लाए गए हैं और मेरी बैच में लाके मेरी किस्मत में भर दिए। जिसका भी दो दो कमेंट से ऊपर कमेंट है, सेम कमेंट रिपीट है, हटा, सबके कमेंट हटा। मुझे ये समझ नहीं आता, पढ़ने आए हो क्या करने चाहे हो? अगर इतना ही हुड़दंग पसंद है और इतने ही ज्यादा तुम्हें बेचैनी होती है तो आज यूपी में रैलियां चल रही हैं, जाओ वहां रैलियों में, है ना। जैसे अभी रवि केस का कमेंट आ रहा है, कोई टाइम नहीं है तुम्हारे। लल्लू राम, हमारा कोई टाइम नहीं है, शेड्यूल ऊपर से बन के आता है, हमारे पास भेजा जाता है कि आपको इतने बजे इस बैच में क्लास लेनी है, समझ गए? तो पहले पूछ लिया करो, ये पप्पू जैसी बातें मत किया करो कि क्या चलता है, कोई टाइम नहीं है तुम्हारा, वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें रात में नींद में हमें ध्यान आ गया तक कि उस वाले बैच में जाके इतने बजे पढ़ाना है, हम सुबह उठ के आगे अपने आप पढ़ा दिया। 3 बंदे लगे होते हैं, वो खुद बताते हैं इसी काम के लिए, तुम्हारे जैसे, कि सर आपको कल उस बैच में क्लास लेनी है और परसों उस बैच में क्लास लेनी है और वो बैच आपका पीछे चल रहा है उसमें ज्यादा क्लास लेनी है। समझ गए राहुल गांधी जी? तो आप कॉल करके बोलो कि चलता क्या है क्या नहीं होता है, तुम्हें जो भी दिक्कत है ना वहां पे कॉल करके बोलो कि क्लास में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। चिनूक हवा जब चलती है तो इसके कारण है? हाँ कर दे। किसको? हटा दे। हाँ जी, आगे बढ़े। बर्फ को खाने वाली पवन जो है, इसको क्या क्या मतलब, चिनुक जो है ये बर्फ को खाने वाली पवन कहलाती है। इसमें क्या होता है, हरी घास उगना शुरू हो जाती है। बात क्लियर है यहां तक? देखो ध्यान से, अब ये चलती कहां पर है? एक आपने माउंटेन का नाम सुना होगा, रॉकी माउंटेन, सुना है आप में से किसी ने? इसको कहा जाता है रॉकी पर्वत। तो जो रॉकी पर्वत है ना, ये रॉकी पर्वत है सर उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, राइट। रॉकी पर्वत कहां पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है।
तो इसी रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग पर चलती है। बात बराबर है? मतलब अमेरिका वाले रीजन में ये चलती है। क्लियर है यहां तक? जैसे ये चिनूक विंड है, सेम ऐसे ही एक विंड है जिसका नाम है फोन विंड। और जो फोन विंड है ये कहां चलती है? फोन विंड की अगर मैं बात करूंगा तो फोन विंड चलती है सर इटली में जो आल्प्स माउंटेन है, आल्प्स पर्वत के पास चलती है। और ये बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसी कि चिनूक विंड है ना? सेम वैसे जैसे चिनूक विंड है। ठीक है, और एक दो विंड के नाम देख लेते हैं। 5 हो गई थी ना, ये 6वीं है और ये हो जाएगी 7वीं। और देखो 8वें नंबर पे एक विंड है जिसका नाम है लू। लू कहां चलती है? केवल और केवल उत्तर भारत में। लू जो है ये एक गर्म और शुष्क पवन है। ये कैसी विंड है? ये है वार्म प्लस ड्राई विंड है। आगे अगर मैं बात करूंगा लू की, तो कहीं से भी लू प्लस ह्यूमिडिटी मिल जाती है। तो इसी से क्या होता है सर? इसके कारण फिर स्टॉर्म रेनफॉल होती है। ठीक है ना? यानी कि जब लू और आर्द्रता मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है सर? ऐसी स्थिति में तूफानी वर्षा होती है। राइट? और जब तूफानी वर्षा होती है, ये इटली में है। तूफानी वर्षा होती है तो इसी को कहा जाता है फिर क्या? आंसर होगा आपका काल बैसाखी। क्योंकि फसलों को बर्बाद करती है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, 2 विंड के नाम और लिख लो। एक विंड है जिसका नाम है सिमूम, एक विंड है जिसका नाम है समूम। ये कहां चलती है? एक तो सिमूम और एक समूम। ये तो चलती है ईरान में और ये चलती है इराक में। ये 10 गर्म पवनों के नाम हैं जो आज मैंने आपको बताए हैं, आज की क्लास में पढ़ाए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये नाम समझ आए होंगे। आप इसको एक बार और पढ़ना, आज 1 घंटे का ही सेशन था। ये सभी के सभी नाम पढ़ना। आपको कोई भी समस्या होती है तो आप अगली क्लास में जरूर पूछिएगा। बाकी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर कितनी क्लासेस और होनी है? जितना सिलेबस बचेगा उतनी क्लास हो जाएंगी। हमें सिलेबस पूरा करना है, कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है कि कितनी क्लास लगी इसमें। एवरेज थोड़ी निकालना है हमें कि कितने का एवरेज दे रही है क्लास। मेरा टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास शेड्यूल आता है कि सर आपको कल कौन सी क्लास लेनी है, किस बैच में लेनी है, मैं क्लास लेता हूं। ह्यूमिडिटी क्या होता है? वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा आगे आपको कराई जाएगी। हम अम्लीय वर्षा जो है वो होती है बेसिकली नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। 9 तारीख को हमारे बैच में जियो की क्लास
लगी ही नहीं, फिर कैसे वीडियो अपलोड हो गई है। हो सकता है कोई टॉपिक छूट रहा हो, उसको बैलेंस करने के लिए वीडियो अपलोड करा दी गई हो, तो इसमें इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई भूचाल नहीं आ गया, आप उसको रिकॉर्डेड कंप्लीट कर सकते हो। हाँ जी, स्टैटिक जीके का बैच कहाँ मिलेगा? स्टैटिक जीके का जो बैच है वो आपको फ्री बैच की कैटेगरी में मिल जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।